नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण और उनके प्रमुख जो स्रोत हैं, जैसे तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, कुई है, बेरा है, खड़िन है, टांका है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। कोई भी आप परीक्षा उठा के देख लीजिए, राजस्थान के इतिहास में 2 या 3 प्रश्न इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा तालाब कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है, ऐसे। तो देखिए, जल संरक्षण किसी स्थान पर वर्षा का जल उचित प्रबंधन करके संग्रहण करना ही जल संरक्षण कहलाता। मतलब बरसात होती है, उसका जल होता है, उसको अपन किसी एक जगह संग्रहित करके रख सकते हैं। वो जल तब तक संग्रहित रखते हैं जब तक मतलब दोबारा वर्षा नहीं होती हो जाती है। और अपने मानव जीवन के लिए और पशुओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी जल होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? जल संरक्षण। यानी किसी स्थान पर वर्षा का जल उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना ही उस स्थान पर जल संरक्षण कहलाता है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों में, तालाबों में या फिर झीलों या फिर छोटे छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि के लिए प्रयोग में लिया जा सके, उसे ही जल संरक्षण कहलाता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत माना जाता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना जाता है, जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के सेठ साहूकारों या फिर शासकों, प्राचीन काल में देश के शासक या फिर सेठ साहूकारों के द्वारा, ये आप जो देख रहे हैं वो है बावड़ी। बावड़ी है, आप देख लीजिए, चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर बीच में इसमें जल, ये जल संरक्षित है। इधर से उधर से उतर करके अपना नीचे तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से ये देखो, ये सारी सारी सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ से। ठीक है, बावड़ी ऐसी होती है। अब देखिए, स्थानीय नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण करवाया। यानी प्राचीन काल में शासकों, सेठ साहूकारों के द्वारा तथा स्थानीय नागरिकों के द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े बड़े नगरों में कुएं बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई, तालाब बनवाई, झीलों का निर्माण करवाया। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। यानी प्राचीन काल में वर्षा का जो जल है उसको यूं ही नहीं बहने दिया जाता, बल्कि उसके प्रति एक सद्भावना थी, जनता के लोगों के काम आए ये पानी। इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो उसमें अनेक कुएं, कुंड तथा नहरों के साक्ष्य हमें मिले हैं। पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या वस्तुएं जल संरक्षण के रूप में हमें प्राप्त हुई? तो कुंड हैं, कूप यानी कुएं हैं और नहरें हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ प्रशस्ति के अनुसार, मतलब गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। दक्षिणी भारत के चालुक्य शासकों ने भी अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के एनीकट तथा बांधों का निर्माण है वो भी करवाया है। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता, यहाँ से तीनों लाइनों से प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखना कि किस ग्रंथ के आधार पर हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो अर्थशास्त्र की, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार मिलता है। अब सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। अब सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न है उनका खास तौर से ध्यान रखें, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है। यानी जल संरक्षण के प्रति अपनी सहानुभूति परंपरागत रही है। प्राचीन काल से ये अपनी भावनाएं जल संरक्षण के साथ में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वर्षा की कमी है राजस्थान में तथा सूखे की जो आशंका है यहाँ हमेशा बनी रहती है। राजस्थान में रेगिस्तान है तो यहाँ पर वर्षा की बहुत ही कमी रहती है और सूखे की पूरी पूरी आशंका बनी रहती है। इसी कारण से स्थानीय राजाएं हैं, स्थानीय जो राजा हैं उन्होंने और साहूकारों के द्वारा बावड़ियों का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण, नाड़ियों का निर्माण, कुओं का निर्माण, कुइयों का निर्माण, जोहड़ों का निर्माण आदि करवाया गया है, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल के प्रमुख स्रोत रहे हैं। साथ ही साथ छोटे बड़े जो बांध हैं, खड़िन हैं, एनीकट हैं, ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई में भी उपयोगी लिए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए भी ये उपयोगी रहे हैं। खड़िन है, एनीकट है और बांध हैं, ये छोटे जो बांध हैं वो सारे पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहे हैं। अब परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत कौन कौन से हैं देखो। पहला है बावड़ी। कौन सा है? बावड़ी। बावड़ी का चित्र आपको मैंने ऊपर दिखाया है। चतुष्कोणीय होती है, गोल या वर्तालु आकार से निर्मित एक जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग के
मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें 2-4 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई हुई रहती हैं ताकि अंदर तक इंसान पहुंच सके पानी लाने के लिए। उसके आगे आंगननुमा भाग होता है, जो आपको मैंने दिखाया था, आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब यानी मेहराब बनाए हुए होते हैं। स्तंभ तथा झरोखे यानी खिड़कियों के रूप में होते हैं। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां भी लगी रहती हैं, यानी 4 जो द्वार होते हैं, इसका मुख्य द्वार होता है बावड़ी का, उस पे जो झरोखे लगाए रहते हैं, उन झरोखों पे स्थानीय जल देवताओं की या लोक देवताओं की मूर्तियां लगी रहती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण उपयोगी व व्यक्तिगत तथा सामाजिक रहा है। राजस्थान में बावड़ियों का जो निर्माण है उसका उपयोग है वो व्यक्तिगत स्वयं राजा अपने लिए या सेठ साहूकार अपने लिए या फिर समाज के सभी लोगों के लिए बनवाया है। बावड़ियाँ राज्य के सभी जिलों में मिलती हैं, यानी हर एक जिले में एक आध बावड़ी तो अपनी मिल ही जाती है। तो बूंदी का जो शहर है, बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों की अधिकता होने के कारण सदैव उसे सिटी ऑफ द स्टेपवेल्स के नाम से जाना जाता है, यानी सीढ़ियों वाला शहर, सिटी ऑफ द स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और बहुत बार पूछा जाता है, यानी किस जिले को अपन सिटी ऑफ द स्टेपवेल्स कहते हैं। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, ये बावड़ियाँ याद रखना, यहाँ से उठा सकता है प्रश्न। दौसा की भंडारेज की बावड़ी, चित्तौड़ की बनीता की बावड़ी और आबानेरी, दौसा की आबानेरी की बावड़ी, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका शिलालेख आप नीचे देख सकते हो। आबानेरी दौसा की ये बावड़ी है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये तो होती है देखो बावड़ियाँ। आगे बात समझ में, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जोधपुर में कौन सी बावड़ी है, तापी बावड़ी, दौसा में भंडारेजों की बावड़ी और आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी, चित्तौड़ में बनीता की बावड़ी, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और बूंदी को सिटी ऑफ द वेल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें रानी जी की बावड़ी है। अनेक बावड़ियाँ हैं बूंदी शहर में। आगे देखिए तालाब, जल संरक्षण का मुख्य संसाधन तालाब। तालाब में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, जो कि पशुधन और मानव की पेयजल का प्रमुख स्रोत है। या तो पशुओं के लिए तालाब में वर्षा का जल एकत्रित कर लेते हैं, अगर अत्यधिक सूखे की संभावना हो तो मनुष्य स्वयं के उपयोग पेयजल के उपयोग में भी इसका प्रयोग करता है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भागों के समीप किया गया है। इन तालाबों का निर्माण धार्मिक और सामाजिक भावनाएं इन तालाबों से जुड़ी हुई हैं। इसका कारण इसका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है, यानी इन तालाबों को निर्माण के पीछे धार्मिक और सामाजिक भावना इसलिए जुड़ी होती है कि इसका संरक्षण और सुरक्षा हर कोई व्यक्ति करेगा बाद में। राजस्थान के प्रमुख तालाबों को तात्कालिक समय के जल स्रोत रहे हैं, यानी उस समय में प्रमुख जल के स्रोत तालाब ही थे। पाली में हेमावास का तालाब बहुत प्रसिद्ध तालाब है। ये एक पाली में है, जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, जो पाली जिले में स्थित है, ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। सरेरी तथा मेजा बांध, मेजा बांध भीलवाड़ा में है, कोठेर नदी किनारे। बांकड़ियाँ तथा सेनापति का बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है। गड़ीसर और गजरूप सागर ये जैसलमेर जिले की प्रमुख झीलें हैं या प्रमुख तालाबों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रमुख प्रमुख तालाब हैं, अच्छी तरीके से इन तालाबों को याद रखना। अजमेर का एक नारायण सागर बांध है, इसको अजमेर का समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। एक बांकड़े बांध है, बांकड़े बांध जालोर जिले में स्थित है। ये प्रमुख प्रमुख बांध हैं, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप याद रखना। अगला देखिए झीलें। झील राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित जल स्रोत रही, यानी नदियों का जल बह रहा होता है और उस नदियों के जल के बहते हुए जल को रोक करके एक बांध का निर्माण करवा देना वो प्रमुख रहा है। तो झील जो है वो एक मतलब नदी के बहते हुए जल को रोकने को कहा जाता है। इस इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों या फिर बंजारों के द्वारा किया गया है। जैसे राजस्थान में सबसे पहले अगर चर्चा करें झील की, तो पिछोला झील है, उसका निर्माण एक राणा सांगा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था अपनी बैल की स्मृति में, राणा कुंभा के शासनकाल में। पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं, यानी इन झीलों का निर्माण जो जल है वो पेयजल का तो उपयोग में लिया ही लिया जाता है, परंतु ये काफ़ी बड़ा होता है, यानी झील काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल में यानी घेर के बनाई जाती है। तो ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी प्रयोग में ली जाती है, यानी स्थानीय लोगों को खेती करने के लिए भी ये काम में आती है। इन झीलों से नहरें निकाल करके समीप के भागों में सिंचाई का कार्य भी किया जाता था।
ये झीलें जहाँ स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रही हैं, वहीं पर अकाल और सूखे के कारण है जीवनदायिनी भी रही है। यानी झील होंगी, अच्छी फसल होगी तो वो मतलब आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ में अकाल और सूखे में जीवन भी देंगी, जीवनदायिनी भी सहायक होगी, क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी फिर भी झीलों में पानी रहेगा। इन झीलों में अजमेर का प्रसिद्ध आना सागर झील है, अजमेर की प्रसिद्ध फौज सागर झील है, ये अजमेर की है। उदयपुर की पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, चूरू की ताल छापर है, जालोर का बांकड़ी बांध है, टोंक का टोडी सागर बांध है। ये टोडी सागर बांध है, इसकी एक खास बात है, इसमें यह कहा जाता है कि इसकी सभी मोरियां अगर खोल दी जाएं, सारे गेट इसके खोल दिए जाएं, तो एक बूंद भी पानी इसमें नहीं बचता है। इस प्रकार से ये बनाया गया है। और पाली का सरदार सरोवर बांध है, बूंदी की नवलखा झील है, ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध बांध या फिर झीलें हैं। ठीक है। और एक टोंक के अंतर्गत बिसलपुर बांध है, वो काफ़ी बड़ा बांध है। प्रतापगढ़ का मेजा बांध है, भीलवाड़ा का मेजा बांध है। प्रतापगढ़ का जाखम बांध है सबसे ऊंचा बराबर क्षमता में। और राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। ये प्रमुख प्रमुख बांध हैं। तो ये आप देख रहे हैं मतलब तालाब है। ये देखो अपने ऊपर पड़ा था, ये तालाब है रेगिस्तानी क्षेत्र में। और ये जो आप देख रहे हैं वो है अजमेर की प्रमुख झील। ठीक है, आना सागर है। ये जो झील है वो राशामंद की है, राशामंद झील है, राशामंद जिले में स्थित है। ठीक है ना। इसकी नींव है वो घेवर माता ने रखी थी। ठीक है। और इसके किनारे 25 बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है रणछोड़ भट्टेलंग के द्वारा। नौचों की पाल कहाँ की प्रसिद्ध है, कई बार पूछी जाती है, तो ये राजसमंद झील की ही प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। अब नाड़ी, नाड़ी की चर्चा करते हैं अपन। नाड़ी क्या होती है, तो देखिए नाड़ी, नाड़ी सामान्यतः तालाब का एक छोटा रूप होता है, यानी तालाब से थोड़ी छोटी होती है। इसमें प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः नाड़ियाँ पाई जाती हैं। नाड़ी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। रेतीले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मैदानी कोई भाग होता है, यानी ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उस साइड में, परंतु जहाँ पर कोई मतलब मैदानी समतल भूमि आ गई तो वहाँ पर वर्षा के जल को एकत्रित करके रोका जाता है। वो क्या कहलाती है, नाड़ियाँ कहलाती हैं। वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4-5 मीटर की गहरी होती हैं। इसमें छोटे आकार का तथा कम गहराई तथा वर्षा के जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वह वर्षा के जल, जैसे इसमें इधर से वर्षा का जल आएगा तो इसके साथ में क्या आएगी, मिट्टी भी आएगी। तो वर्षा का जल के साथ साथ में क्या होती है, मिट्टी आने के कारण वर्षा का जल अल्प समय के लिए इकट्ठा रहता है, यानी थोड़े समय के लिए ही इकट्ठा रहता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाल करके निकाला जाता है। इन नाड़ियाँ होती हैं, इनमें चारों तरफ से वर्षा का जल आता है तो ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो ये मतलब बराबर स्थल के आ जाती है। इसलिए इसमें मिट्टी ज़्यादा होने के कारण प्रतिवर्ष इनकी सफाई भी की जाती है। प्रतिवर्ष इन मिट्टी को निकाला जा करके और नाड़ियों को और भी गहरा किया जाता है, यानी फिर इसको और ज़्यादा गहरा कर दिया जाता है। जो पेंदे में तल में जो मिट्टी होती है उसको निकाल दिया जाता है। यह प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ये पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। यानी पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर है उस क्षेत्र में ये ज़्यादातर पाई जाती है। वहाँ की जनता और वहाँ के पशु पक्षी और वहाँ के वन्य जीव हैं, उनके लिए प्रमुख जल का ये स्रोत रही है। टांका, टांका स्थानीय भाषा में अपन कुंड जिसको बोलते हैं वही होता है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल का संरक्षण तथा जल संरक्षण स्रोत जो प्रत्येक घर तथा खेत की भूमि में 5-6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उससे उसको ढक दिया जाता है। अब आपको मैं चित्र दिखाऊंगा, देखो ये रहा, ये जो आप देख रहे हो ये टांके का चित्र है। ठीक है ना। जैसे अपन कुंड बनाते हैं ना, ये देख लो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे किसको बोलते हैं, टांका कुंड को ही बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। ये होता है। इस टांके में घरों की छत तथा आगोर, आगोर मतलब बरामदे को बोलते हैं। ठीक है ना। घरों की छत या फिर आगोर से आने वाली वर्षा का जो जल है उसका संरक्षण इसमें कर दिया जाता है। घरों में बना देते हैं अपन टांके, खेत में बना लेते हैं, थोड़ा बहुत उसका पायतन बना लेते हैं चारों तरफ से, और उसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, अंदर का जो भाग होता है उसमें। और जो जल रिसाव एवं तली के
कटाव को रोकता है ताकि इसमें जल का रिसाव ना हो। अगर राख और बजरी का अपन लेप कर देंगे तो जल का रिसाव नहीं होगा नाड़ियों की तरह। परंतु नाड़ियाँ तो क्या है तो बिल्कुल खुली होती हैं, इसमें रेत या कांपी मिट्टी जमती रहती है, परंतु टांकों में ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया गया है। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना के तहत जल संरक्षण के किस स्रोत का निर्माण किया गया, तो टांकों का निर्माण किया गया। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में उठा लिए जाते हैं, ठीक है ना। आगोर किसे कहते हैं राजस्थानी भाषा में, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जोहड़, देखिए शेखावाटी क्षेत्र में कुआं होता है ना, उसको जोहड़ कहा जाता है। वैसे जोहड़ होता है बिल्कुल खुला क्षेत्र होता है, उसको बोला जाता है। अपन तो क्या होती है गांव में ऐसे बोलते हैं कि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, मतलब इसमें झाड़ झंकाड़ यानी खूब पेड़ पौधे वगैरह वगैरह जो भी लगे हुए हैं, अपन इसको पूरे पूरे क्षेत्र को जोहड़ बोलते हैं, जो कि एक गोचर भूमि होती है गाँव के लिए। परंतु जोहड़ कुएं को बोला जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। अब देखिए 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया। शेखावाटी क्षेत्र या फिर हरियाणा में जल संरक्षण का साधन है। शेखावाटी क्षेत्र और हरियाणा में जल संरक्षण का साधन है जोहड़। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही होता है, यानी टांके के जैसा ही होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। ये देखो टांके का तो ऊपरी भाग था वो ऊपर से पत्थरों से या उपलब्ध जल जो भी संसाधन थे उससे बंद कर दिया गया था। एक ही छोटा सा छिद्र छोड़ा जाता है जिसमें से बाल्टी से पानी पर निकाल सकें, परंतु टांकों में पूरा क्षेत्र ओपन ही रहता है, पूरा खुला रहता है, जिसमें बहते हुए वर्षा के जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। और जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत रहा है। जोहड़ है जो पशुओं और मानव के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत रहा है। बेरी या फिर छोटी कुई होती है ना, बेरा और छोटी कुई, बेरा भी कुएं को ही बोला जाता है। पश्चिमी राजस्थान में तालाब और खड़ीन में आगोर, पश्चिमी राजस्थान है वहां पर तालाब खड़ीन में आगोर, ये जो देख रहे भूमि में 5-6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है बेरी या बेरा। इसका व्यास 3 या 4 फीट का होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थरों से बांध दिया जाता है, चारों तरफ की दीवारों उसमें पत्थर लगा दिए जाते हैं तथा इसमें भूमिगत जल रिस करके आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल को सूखने के बाद में किया जाता है, यानी इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में जब बरसात नहीं होती है, जब पानी सूख जाता है चारों तरफ, तब इसके जल का प्रयोग बेरा या बेरी के जल का प्रयोग किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां मुख्यतः बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में खूब पाई जाती हैं, ठीक है। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में बेरियां खूब पाई जाती हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये है खड़ीन। कई बार पूछा जाता है, पल्लीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित की जाती है। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में के मध्यकाल में पल्लीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। पल्लीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, ये कई बार पूछा जाता है कि पल्लीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन से जल संरक्षण का प्रयोग किया गया था, या किसके द्वारा इसका उद्भव या विकास हुआ था, या किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखना पल्लीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने सबसे पहले खड़ीन जो है उनका निर्माण करवाया था। जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीकी है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें सिंचाई भी होती है और पेयजल का जल है वो भी उपलब्ध होता है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों में कच्ची तथा पक्की मेड़ या फिर दीवार बनाकर के इसको पानी को रोक लिया जाता है। यानी वर्षा का जल बहता हो रहता है, उस बहते हुए जल के लिए मेड़ बना दी जाती है, पक्की या फिर दीवारें बना दी जाती हैं और उस पानी को रोक दिया जाता है। तथा इसके अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जल को दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसमें इससे लगते हुए दूसरी खड़ीन भूमि होती है उसमें जल चला जाता है। यानी एक जो लबालब भर जाती है पूरी खड़ीन, तो उसको एक थोड़ा सा छेद सा कर दिया जाता है जैसी दीवार होती है उसके, और वो दूसरी खड़ीन में जल है वो चला जाता है। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वह मिट्टी वृद्धि होती है। वर्षा जल होता है उससे भूमिगत जो जल होता है उसमें वृद्धि होती है, और मिट्टी है, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी भी इसमें बनी रहती है, जिससे रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा हो जाती हैं। साथ ही इसके किनारों तथा आगरों पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में पीने का पानी है वो भी उपलब्ध होता रहता है। वस्तुतः देखिए राजस्थान में जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है, क्योंकि अकाल और सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा के जल की एक बूंद को भी बड़े सहेज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से
इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। जितनी भी अपने तकनीकी पढ़ी हैं, जैसे झील है, टांका है, बेरी है, बेरा है, तालाब है, जोहड़ है, उन सभी को धार्मिक आस्था से जुड़े होने से स्वतः ही संरक्षित होते रहते हैं, जिससे कि जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय व जीव जंतु तथा प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल के प्रमुख आपूर्ति करते रहे हैं। इस प्रकार से अपन ने आज राजस्थान में प्रमुख जल के संरक्षण और जल के प्रमुख स्रोत पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने एक बीच में प्रश्न किया था आप लोगों से, अगर हो सके तो आप भी जवाब दीजिएगा कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो किस बांध को कहा जाएगा या किस तालाब को कहा जाएगा, वो आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेगा। इतना डीपली भी प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। थोड़ी सी हिंट मैं दे देता हूँ आपको। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इसे बनवाया था और जवाई नदी पर बना हुआ है, पाली जिले में स्थित है। इतना याद रख लेना। अब जवाई नदी बता दी तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वो याद भी आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।